शोभराज को काठमांडू नेपाल में लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा हुई थी कि वो मसूद अजहर जो कि तिहाड़ जेल में उसका दोस्त बन गया था, उसके साथ तालिबान के लिए काम कर रहा था और शोभराज और बहुत सारे कैदी तिहाड़ जेल से भाग गए। अमेरिकन एजेंसी CIA के लिए भी काम कर रहा था, जिससे वो अपनी डेथ सेंटेंस से बचकर और 12 साल की जगह उसने 20 साल जेल में बिताए। शोभराज के लिए जेल लाइफ एक लग्जरी लाइफ से कम नहीं थी। तिहाड़ जेल में भी वो फ्रीली बिना किसी रोक टोक के घूमता था। उसके पास काफी बड़े ऑफिसर्स की रिकॉर्डिंग्स थी, जिसे वो अपने बेनिफिट के लिए यूज करके उन्हें ब्लैकमेल करता था। शोभराज जेल में कुछ जेम स्टोन्स लेके गया था, जिससे वो जेलर्स को ब्राइब करके अपने लाइफस्टाइल को जेल में भी मेंटेन करता था। उसको जेल में भी सारी लग्जरी फैसिलिटीज मिल रही थी। ऐसे माहौल में 12 साल बिता पाना वाज नॉट अ बिग डील फॉर हिम। बट अब जो इवेंट हुआ तिहाड़ जेल में, उससे शोभराज फिर से सारे न्यूज़पेपर्स की हेडलाइन में आ गया था। हुआ यूं कि शोभराज की जेल लाइफ बस एंड होने ही वाली थी कि उससे कुछ 2 साल पहले ही उसने जेल में अपने बर्थडे पार्टी का नाटक करा और सबको मिठाई बंटवाई। बट मिठाई में उसने ड्रग्स मिला रखे थे, जिसको खाकर सारे जेलर्स बेहोश हो गए और शोभराज और बहुत सारे कैदी तिहाड़ जेल से भाग गए। हालांकि कुछ दिन बाद उसे गोवा में एक रिजॉर्ट में रिकैप्चर कर लिया गया, या मुझे कहना चाहिए कि वो छुपा ही इस तरीके से था कि उसे देख लिया जाए। जब उसे दोबारा पकड़ा गया तो उसकी जेल सेंटेंस को 8 साल और बढ़ा दिया और 12 साल की जगह उसने 20 साल जेल में बिताए। ये कुछ समझ नहीं आया, इसने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी क्यों करी? ये बेवकूफ़ी नहीं थी, बल्कि एक काफी इंटेलिजेंट मूव थी। शोभराज को पता था कि तिहाड़ से निकलते ही उसे थाईलैंड में डेथ सेंटेंस हो जाएगी। उसके वारंट की एक्सपायरी 20 साल थी और उसने वो 20 साल तिहाड़ जेल में बिना किसी प्रॉब्लम के बिताए, जिससे वो अपनी डेथ सेंटेंस से बच गया। शोभराज 1997 में रिहा हुआ और अब वो फ्रीली कहीं भी जा सकता था। हमने कई बार ये बात सुनी या कही होगी कि झूठ ज्यादा दिन टिकता नहीं है, और इतने ब्रूटल क्राइम्स करने के बाद शोभराज को सजा तो मिलनी ही थी और मिली भी। 2003 में शोभराज को काठमांडू नेपाल में लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा हुई थी। अगर बात की जाए शोभराज को सजा मिलने की, तो उसमें एक बहुत बड़ा रोल हरमन किपनबर्ग ने प्ले किया। हरमन जो कि एक डच डिप्लोमेट था और 1975 में बैंकॉक में ही रहता था। उसने 16 दिसंबर 1975 वाले डच कपल मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। उस टाइम पर उसे याद आया कि उसके दोस्त पॉल साइमन, जो कि बेल्जियन एम्बेसी का एक एडमिनिस्ट्रेटिव था, उसने हरमन को एक फ्रेंच जेम डीलर एलन गॉटियर के बारे में बताया था, जिसके बैंकॉक अपार्टमेंट में काफी सारे पासपोर्ट्स मिले थे, जिसमें से 2 पासपोर्ट्स डच थे। ये उसकी पहली लीड थी इस केस में। कनेक्शंस तब स्ट्रॉन्ग हुए जब एक मिसिंग डच कपल के पेरेंट्स ने हरमन को बताया कि वो बैंकॉक में एक जेम डीलर से मिले थे, जिसका नाम एलन गॉटियर था। उसने एक डच डेंटिस्ट की मदद लेकर मिसिंग डच कपल के डेंटल सैंपल को डेड बॉडीज के डेंटल सैंपल से मैच करवाया और उन डेंटल रिपोर्ट से ही डेड बॉडीज सही तरीके से आइडेंटिफाई हो पाए। इसके बाद हरमन ने अपने दोस्त साइमन को कॉल किया और उससे रिक्वेस्ट करी कि वो अपने इंफॉर्मेशन के सोर्स का नाम बताए। साइमन ने उसे एक फ्रेंच लेडी कायरीज के बारे में बताया, जो कि शोभराज की नेबर थी, और शोभराज ही फ्रेंच जेम डीलर की आइडेंटिटी के साथ घूम रहा था। गायरीज ने यह भी बताया कि उसने उन डच कपल को शोभराज के घर जाते हुए भी देखा था। यहाँ पर सारे डॉट्स कनेक्ट हो चुके थे कि डेड बॉडीज किसकी थी और मर्डर किसने किया था। और जब शोभराज के अपार्टमेंट की तलाशी ली गई तो वहाँ काफी सारे एविडेंस मिले, जैसे मल्टीपल पासपोर्ट्स, पॉइजन, ड्रग्स, इंजेक्शंस। और जब शोभराज को 2003 में नेपाल पुलिस ने पकड़ लिया था, तब हरमन ने अपनी सारे रिसर्च और एविडेंस के 6 बॉक्सेस FBI को दे दिए, जिससे शोभराज के खिलाफ काफी सारे एविडेंस मिल गए और नेपाल में उसे ब्रॉन्जिक और कैरेरी मर्डर केस में लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट मिली। दिस वाज द डिमाइज ऑफ द सर्पेंट। अब सवाल आता है कि आखिर वो नेपाल ही क्यों गया, क्योंकि पूरी दुनिया में वही एक जगह थी जहां उसे सजा हो सकती थी।
इस सवाल ने तो मुझे भी बहुत परेशान करा। इस सवाल के जवाब में एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी छुपी हुई है। इस सवाल का कोई ऑथराइज्ड आंसर तो नहीं है, बट जीक्यू मैगजीन को दिए गए एक इंटरव्यू में शोभराज ने इस सवाल का जवाब दिया था, बट इसको प्रूफ कर पाना आसान नहीं है, क्योंकि इस इंटरव्यू में शोभराज ने जो कुछ भी कहा, अगर वो किसी तरीके से सच है तो पूरी कहानी में शोभराज, जो एक विलेन, एक इविल एंटेगनिस्ट था, वो इस कहानी का हीरो बन जाएगा। इस कहानी का जो ट्विस्ट है वो किसी क्रिस्टोफर नोलन की पिक्चर से कम माइंड स्पिनिंग नहीं था। शोभराज ने काठमांडू में जीक्यू मैगजीन को दिए गए एक इंटरव्यू में ये कहा कि वो मसूद अजहर, जो कि तिहाड़ जेल में उसका दोस्त बन गया था, उसके साथ तालिबान के लिए काम कर रहा था। तालिबान उस टाइम पे चाहता था कि वो हेरोइन ड्रग बेच के आर्म्स और वेपन्स खरीद ले। उस टाइम पर शोभराज के कुछ चाइनीज क्रिमिनल्स के साथ कनेक्शंस थे, जो कि हेरोइन ड्रग खरीद के वेपन्स बेचने में इंटरेस्टेड थे। इस ही डील को फाइनल करने के लिए एक मीटिंग नेपाल में रखी गई थी, जिसमें शोभराज तालिबान को रिप्रेजेंट कर रहा था। अच्छा, तो इसलिए वो नेपाल गया था और फिर वहाँ पकड़ा गया। अब हुए सारे डॉट कनेक्ट। अभी एक और ट्विस्ट आना बाकी है। शोभराज ने इंटरव्यू में ये भी रिवील किया कि वो सेम टाइम पर अमेरिकन एजेंसी CIA के लिए भी काम कर रहा था, और नेपाल की मीटिंग में वो CIA को टेररिस्ट ग्रुप के बीच होने वाली ड्रग एंड आर्म डील को स्मैश करने के लिए हेल्प कर रहा था। शोभराज ने कहा था कि वो अपनी जान को खतरे में डाल के टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था। ऑल्दो चाइनीज क्रिमिनल गैंग को किसी तरीके से इसकी भनक लग गई और मीटिंग हुई ही नहीं। ऑल्दो शोभराज को नेपाल में सालों पहले किए गए 2 मर्डर्स की सजा के लिए लाइफ टाइम जेल हो गई। शोभराज ने कभी भी अपने इंटरव्यूज में अपने मर्डर्स को मर्डर नहीं कहा, वो हमेशा उसके लिए क्लेंजिंग टर्म का इस्तेमाल करता था। शोभराज के अकॉर्डिंग वो हमेशा बुरे लोगों को मारता था, इस सोसाइटी को साफ करने के लिए, इस सोसाइटी को बचाने के लिए। इट वाज लिटरली अ माइंड स्पिन। तो फिर क्या वो अकेले ही रहेगा? That son of a bitch destined to live forever alone। खैर मजाक कर रहा हूँ, अब वो होगा किसी जेल में शायद।